मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंसेस, टैक्स, किराया, खाना, उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में हमारे खुद को सबसे पहले पैसा दे प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महीने आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे जॉब के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। पूरी बुक दरअसल इसी बारे में है। आप में कैश फ्लो के खिलाफ जाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, पर जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी इनकम को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी इनकम नेवादा के कॉर्पोरेशन के जरिए मेरे एसेट वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो गवर्नमेंट इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल सबसे आखिर में चुकाता हूं, पर मुझ में इतनी फाइनेंशियल समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर लोन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं जो 99% लोगों से ज्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी लायबिलिटीज को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार या टेनेंट कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का रूल ये है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स को सबसे आखिरी में चुकाता हूं, पर मैं सिर्फ कुछ अनइम्पोर्टेंट बिल्स ही आखिरी के लिए बचा करके रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और गवर्नमेंट को चीखने देता हूं जब वे सख्त होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम सिर्फ प्रेशर में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने एसेट को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो प्रेशर को बढ़ने दें और अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूं, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा इनकम हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे एसेट वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं।
एक आम बुरी आदत है सेविंग्स में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग्स को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल्स चुकाने के लिए। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर पसंद ना करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सेफ म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और एवरेज बने रहने की कसम खाई जाए। पर ये खुद को सबसे पहले पे करें प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको इंफॉर्मेशन तो देगा ही, आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं वो मेरे द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन से कमाए गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है। मैं इसे पसंद करता हूं जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा था और तुरंत इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके मार्केट की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। उसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने और अपने करीबी लोगों के साथ रहने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% तक टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और असेट वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। ये फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं पर उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। किसी परियों की कहानी की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो पहले मैं ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना % टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, पर उसका काम यानी कि बिजनेस रियल एस्टेट का है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंटेंट था, पर उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक बिजनेस को पसंद नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको एजुकेट करने के लिए समय निकालेंगे और वे आपके द्वारा खोजा गया बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये प्योर और सिंपल सा लॉजिक है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स में से एक लोगों का मैनेजमेंट भी है। कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में जूनियर। कई सेकंड रेट मैनेजर सेकंड रेट के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेटर और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपके पास भी होने चाहिए और ये फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है।
जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकन इंडियंस के कल्चर और ट्रेडिशन से झटका लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। गोरे लोग इसे तोहफा समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि गोरे कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर फ्रेज पैदा हुआ, एक छोटी सी कल्चरल नासमझी के कारण। असेट के कॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिश्ड इन्वेस्टर का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर इन्वेस्टर कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, कैश पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ठंड के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब मौसमी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं जो हर महीने मेरी इनकम बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वो कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ चुका है और दूसरे एसेट पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसे एसेट का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलता है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, पर मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि एवरेज 10 इन्वेस्टमेंट पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता और 2 या 3 में मैं घाटा भी खाता हूं। पर मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग रिस्क से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स कुछ नहीं से बेहतर ही होती हैं। पर आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, पर आजकल ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे हर इन्वेस्टमेंट पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या एसेट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही फाइनेंशियल समझदारी है।